Hello everyone, welcome back in Dry Smart Classes. Today we will study CBSE or NCERT Science Class 10 Chemical Reactions and Equations Chapter 1 Session 2. In this session we will study word equation, writing chemical equations to make equations more informative, balancing of chemical reaction. I will try to elaborate each topics in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and practice. Now let us start the topics. Chemical reactions and equations. Word equation. Word equation क्या होता है? A word equation is a chemical reaction expressed in word rather than chemical formula. It helps identify the reactant and product in a chemical reaction. Word equation वो होता है जो केमिकल फार्मूला की जगह हम डायरेक्ट एलिमेंट का या कंपाउंड का नाम लिखते हैं, वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दिखते हैं, डायरेक्टली आइडेंटिफाई बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, एज फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड. तो ये क्या है? सोडियम हमने सिंबल की जगह क्या किया? डायरेक्ट नाम लिखा. सोडियम और क्लोरीन ये रिएक्शन में है, रिएक्ट हो रहे हैं आपस में. इनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सोडियम क्लोराइड है. तो क्या है? द above इक्वेशन मींस सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड. तो वर्ड इक्वेशन भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जहां पे डायरेक्टली केमिकल फार्मूला की जगह हम डायरेक्टली केमिकल नेम यूज करते हैं. सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसी. सिंबल्स, एलिमेंट के सिंबल क्या होते हैं? सिंबल मतलब सिंबल इज अ केमिकल कोड फॉर एन एलिमेंट. हर एलिमेंट के लिए एक केमिकल कोड दिया गया है, उसी को सिंबल कहते हैं. ईच एलिमेंट हैज वन और टू लेटर एटॉमिक सिंबल विच इज एब्रिविएटेड फ्रॉम इट्स नेम. हर एलिमेंट के एक या दो लेटर का एक एटॉमिक सिंबल होता है, नाम जैसे सोडियम Na दिया हुआ है. ये कहाँ से? उसी के नेम से एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है. और वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसिंग इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. जो वैलेंसी होता है एक्चुअली कितना वो कोई भी एलिमेंट दूसरे से कितने रिएक्ट हो सकता है. जैसे Na की वैलेंसी 1 होती है, मतलब आउटर मोस्ट में जो ये सेल में जो ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं या एटम्स, वो कितने दूसरे से रिएक्ट है, तो उसी को वैलेंसी इज ए कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसको वैलेंसी कहते हैं. इट कैन कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन और शेयर्ड बाय एन एटम. जो एटम है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो लॉस्ट होगा या गेन करेगा या शेयर करेगा, वो व्हेन इट कंबाइंस विथ अनदर एटम टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल. जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है जो मॉलिक्यूल बनाता है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो निकलते हैं या वो गेन करता है या शेयर करता है म्यूचुअल. तो जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं.
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे राइट करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स and chemical formulae of reactants and product is known as chemical equation। हम जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसको सिंबल और केमिकल फॉर्मूला के रूप में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो दर्शाते हैं वो क्या है? केमिकल इक्वेशन है। एज फॉर एग्जांपल जिंक प्लस क्या? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन जो इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पे क्या है? जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक क्या है? सॉलिड स्टेट में है, ये स्टेट दर्शा रहा है, ये लिक्विड स्टेट में है, ये आपस में इसको जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको क्या? रिएक्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है आपस में, जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन से क्या नया प्रोडक्ट बन रहा है? जिंक सल्फेट एक्वेस मतलब लिक्विड स्टेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ये क्या कहलाता है? जो नया प्रोडक्ट जो बनता है, नया सब्सटेंस, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो दिस इज ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस वर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय फ्रेंच केमिस्ट जीन बिग्यून इन द ईयर 1615। जो केमिकल इक्वेशन सबसे पहले जो फॉर्मुलेट किए थे वो फ्रेंच केमिस्ट थे जीन बिग्यून, जो 1615 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले केमिकल इक्वेशन दिया था। तो जो हम केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन को सिंबल और केमिकल फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए क्या है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, तो क्या बन रहा है? जो सब्सटेंस बन रहा है वाटर, और इसका फॉर्मूला है H2O। यहाँ पे आप हर उसमें देख रहे होंगे कि जैसे गैस के हाइड्रोजन के पहले 2, ये एक कोफिशिएंट लगा हुआ है, यहाँ भी कोफिशिएंट, ये इसलिए क्योंकि एक इक्वेशन को हमेशा ही बैलेंस करते हैं। इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया एटम आयन कोई क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय। जितना रिएक्शन में होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में बनते हैं, इसलिए बैलेंस करने के लिए हम ये कोफिशिएंट का यूज करते हैं। तो वी क्या है? वी ऑब्जर्व दैट देयर आर कोफिशिएंट असाइन टू ईच ऑफ द सिंबल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है? हाइड्रोजन है, 2H2 की है, हमने क्या है यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है 2H2 मीन्स 4 हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस हो गया, रिएक्शन में भी 2 हो गया। इसीलिए मतलब हमें बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट का यूज करते हैं। These coefficient of entity in a chemical equation are the exact value of a stoichiometric number of that for that entry। मतलब ये केमिकल रिएक्शन में कितने पार्ट, मतलब 4 पार्ट हाइड्रोजन, 2 पार्ट ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, उससे क्या बन रहा है? 2 पार्ट वाटर बन रहा है H2O। तो ये बैलेंस रहता है केमिकल रिएक्शन में। कोई भी जो रिएक्शन में भाग लेता है उतनी ही एटम मॉलिक्यूल आयन प्रोडक्ट बनता है, नहीं कोई लॉस्ट होता है, नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये कोफिशिएंट से देना जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, जो हम केमिकल इक्वेशन अभी हमने लिखे मोर ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज्यादा हमें समझ में आए, उसके लिए हम क्या करते हैं? हर उसके फिजिकल स्टेट हम केमिक जो सब्सटेंस है
केमिकल इक्वेशन में उसके फिजिकल स्टेट को दर्शाते हैं। जैसे कोई सॉलिड है, उसके लिए अभी हमने आपको बताया था सॉलिड एस, अभी पीछे हमने कहा कि एस मीन्स सॉलिड, लिक्विड के लिए एल, गैस जी, एक्वेस सॉल्यूशन ए क्यू, अगर गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो अपर एरो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो क्या लोअर एरो। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब नेट फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट इज ये, अगर in order to have a chemical equilibrium this symbol is used, the denote stoichiometric reaction equal to symbol is used. In order to describe a reaction that occur both forward and backward reaction this symbol is used. तो ये जो सारे सिंबल हैं, ये सिंबल से ही केमिकल इक्वेशन में हम समझ जाते हैं कि जो सब्सटेंस है या जो रिएक्शन है सिर्फ फॉरवर्ड हो रहा है या बोथ फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो रहा है, या इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, या गैस इवॉल्व हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, ये सारे सिंबल ही तो जो केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ये सिंबल का यूज करते हैं। तो जो इक्वेशन है और सिर्फ इक्वेशन से ही आदमी समझ लेता है कि कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में है, क्या रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अभी यहाँ देखिए डेल्टा यूज करते हैं, एग्री कलेक्टर डेल्टा इज यूज्ड टू स्टेट दैट इनपुट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन। और किसी रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट है तो हम उसकी जगह हीट एनर्जी लिखने की जगह अगर हम ये डेल्टा सिंबल भी दे देते हैं तो ऑलरेडी हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये हीट भी ले रहा है। जैसे एच बी लिखते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, अगर एनर्जी विच डिस्क्राइब एनर्जी ऑफ फोटॉन इज यूज्ड above the arrow symbol to be state that the direction and input of light to proceed। मतलब जो फोटॉन के रूप में या लाइट इनपुट जो लेता है तो उसके लिए हम जो रिएक्शन के लिए सिंबल देते हैं उसके ऊपर एच बी लिख देते हैं तो डिस्क्राइब हो जाता है कि अच्छा ये लाइट की इनपुट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे क्या, ऑल्सो कीप इन माइंड दैट stoichiometric coefficient that are assigned to each entity in the chemical equations are used to make the entire equation obey the law of conservation of charge and the law of conservation of mass। जो हम stoichiometric coefficient each entity को मैंने अभी बताया ना कि केमिकल इक्वेशन हमेशा में जो एटम मॉलिक्यूल आयन है जितने रिएक्शन में भाग लेते हैं उतने ही पार्ट से प्रोडक्ट बनता है, न ही हम एटम को एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। इसी के लिए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज किया जाता है, मतलब हर सब्सटेंस की लिए बैलेंस किया जाता है कि रिएक्शन में कितना पार्ट भाग लिया उतने ही पार्ट प्रोडक्ट में बनना चाहिए। यही जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जो भी केमिकल इक्वेशन है उसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों बराबर होना चाहिए। तो जो हम उसी में जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट यूज करते हैं कि उतने ही रिएक्टेंट में भाग लिया और उतने से ही प्रोडक्ट बना।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने अभी बोला ना कि हम लोग अभी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाए। केमिकल इक्वेशन जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, मैं पहले ही बताया कि हम नाइदर हम एटम मॉलिक्यूल आयन क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना रिएक्शन में भाग लेता है उतने ही पार्ट प्रोडक्ट बनता है। तो उसीलिए हमें क्या करना होता है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करता है, उसी को बैलेंसिंग ऑफ। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में यही अभी कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ये लॉ कहता है कि इक्वेशन बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। जो कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड हैज टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। तो जो एलिमेंट की एटम्स रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट साइड में है, जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, उनको और जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों की संख्या बराबर होना चाहिए। इन अदर वर्ड, the total mass of the product formed in a chemical reaction is equal to the total mass of the reactant participated in chemical reaction। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके टोटल मास जो होते हैं, उतने ही टोटल मास का प्रोडक्ट भी केमिकल रिएक्शन में बनेगा। और इसीलिए हमें क्या करना होता है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग करना होता है। तो केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? मीन्स कि जो एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में होते हैं, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बैलेंसिंग कैसे किया जाता है? तो दो तरह का मेथड यूज किया जाता है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है और दूसरा अलजेब्रिक बैलेंसिंग मेथड होता है। टू इजी मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, फर्स्ट ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड एंड सेकंड द अलजेब्रिक बैलेंसिंग मेथड। तो ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड क्या होता है, उसके लिए हमने अभी आप देखिए एक हमने इक्वेशन लिया है यहाँ पे Fe plus H2O that gives Fe3O4 plus H2। अब यहाँ पे देखिए Fe मीन्स क्या है, ये आयरन का सिंबल है, ये क्या है वाटर है, ये फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अनबैलेंस है। यहाँ पे रिएक्शन साइड में, रिएक्टेंट साइड में आयरन 1 है, प्रोडक्ट में आयरन कितना Fe3 मिल रहा है, मतलब कि ये अनबैलेंस है। यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो मतलब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि each equation must be balanced as per law of conservation of mass. So in the above equation, law of conservation of mass is not applied. The number of iron atoms on the left side is not equal to the number of iron atom on the right side.
there is one iron atom in left side whereas there is 3 atom in right side. That is a unbalanced chemical equation. So we need to balance this equation. तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से बैलेंस करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, द अनबैलेंस्ड, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड, अगर हमें कोई फार्मूला नहीं दिया है तो हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होता है। जैसे यहाँ तो हमें लिखा हुआ मिल रहा है कि आयरन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो Fe3O4 और H2O बन रहा है। अगर नहीं दिया है तो हमें पहले उसको लिखना होता है केमिकल इक्वेशन को, जस्ट अनबैलेंस, जैसे कि ये यहाँ पे हमने लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हमने फार्मूला लिख लिया, राइट डाउन द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इन टेबल शोन हियर। उसके बाद क्या करेंगे, जो रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो भी एलिमेंट के हैं उसको एक टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट साइड में अभी हमने दिखाया था आयरन कितने हैं, एक आयरन है, हाइड्रोजन 2 है, एक ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड में 3 आयरन है, 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। तब हमें क्या करना है, अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस द एटम विच इज मैक्सिमम इन नंबर ऑन आइदर साइड ऑफ ए केमिकल। सेकेंड स्टेप में जो ज्यादा साइड में ज्यादा नंबर है उसको पहले बैलेंस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन के 4 प्रोडक्ट साइड में सबसे ज्यादा नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है जो 4 है। तो हम यहाँ प्रोडक्ट साइड में 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है रिएक्टेंट साइड में 1 है। तो हम सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज, RHS ज्यादा है तो टू बैलेंस द ऑक्सीजन वी नीड टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीजन ऑन द LHS बाई 4। अगर हम ये ऑक्सीजन यहाँ 1 है, अगर हम ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। जैसे कि Fe अगर हम 4 से ये मल्टीप्लाई कर देते हैं H2O को तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया और हमारा प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 4 है। तो मतलब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब जब ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हम फर्दर देखेंगे कि अब क्या क्या अनबैलेंस है। तो हमारा यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अभी दिख रहा है हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, आयरन यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है। तो अब फर्दर स्टेप में हम क्या करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे। मतलब अगर हम आयरन को रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये आयरन भी बैलेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप स्लाइड आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है, जो स्टेप 2 वही हमने कहा कि तब तक रिपीट करेंगे जब तक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट इक्वल ना हो जाए। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि हाँ ये बैलेंस होने से क्या हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या हो गया, जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन हो गया 4 into 2, मतलब ऑक्सीजन हो गया बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन बढ़ के 8 हो गया और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2 हैं। और आयरन रिएक्टेंट साइड में 1 है और
प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो हमारे को अब 2 चीज बन गई, एक आयरन, दूसरा हाइड्रोजन। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ मतलब 4 मीन्स 8 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन पहले 2 था, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया इस इक्वेशन में। यहाँ इस इक्वेशन में हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या बच गया, सिर्फ आयरन बच गया। तो आयरन को क्या करेंगे, यहाँ अगर 3 से हम वो कर देते हैं 3 से, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आयरन को, तो ये हो गया Fe3O4। नाउ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट बिकम इक्वल्स ऑन बोथ साइड। अब देखेंगे कि यहाँ रिएक्टेंट साइड में भी कितने हैं, 3Fe हैं, मतलब आयरन 3 पार्ट है। प्रोडक्ट साइड में भी आयरन 3 पार्ट है। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, 8, प्रोडक्ट साइड में भी 8, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4 और प्रोडक्ट साइड 4, मतलब दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। तो ट्रेडिशनल मेथड से इस तरह हम बैलेंस करते हैं। इसको फिर हम टेबल फॉर्म में दर्शा के दिखा देंगे कि बैलेंस हो गया, जो नेक्स्ट स्लाइड में है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने फिर से टेबल फॉर्म बना दिया। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में आयरन 3, प्रोडक्ट साइड भी 3 हो गया, हाइड्रोजन 8, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 और प्रोडक्ट साइड भी 4 हो गए। दैट इज 3Fe plus 4H2O, that gives Fe3O4 plus 4H2O. Therefore the above reaction is balanced chemical equation. अब क्या हुआ, ये that is follow the law of conservation of mass। अब आप देख रहे होंगे कि जो जितना पार्ट एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में है उतने ही पार्ट प्रोडक्ट साइड में है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल इक्वेशन, नो एटम क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो हमने दोनों तरफ इक्वल कर दिया, दैट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को अनबैलेंस इक्वेशन फिर से Fe प्लस H2O दैट गिव्स Fe3O4 प्लस H2 को हम अलजेब्रिक मेथड से समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन इन्वॉल्व्स असाइनिंग अलजेब्रिक वेरिएबल्स और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट टू ईच स्पीसीज इन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम क्या करते हैं, जो केमिकल इक्वेशन है जो अनबैलेंस्ड है उसके लिए हम अलजेब्रिक वेरिएबल्स जैसे ABCD यूज करते हैं पहले और उससे निकालते हैं। These variables are used in mathematical equation and we solve the obtain the value of each। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैथ में पढ़े हैं हम वैल्यू निकालते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप वही है कि अगर वर्ड इक्वेशन लिखा है तो सबसे पहले आपको उसको सिंबल फॉर्म में केमिकल इक्वेशन लिखना है अनबैलेंस्ड। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट होते तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको करना है। सेकेंड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक वेरिएबल्स इच सब्सटेंस के लिए एक डिसाइड करेंगे। तो जैसे C6H12O6 है, ये क्या है, शुगर का फॉर्मूला है। तो हम इसके लिए क्या A रख दिए, ऑक्सीजन को V दे दिए वेरिएबल्स, मतलब A पार्ट ऑफ दिस
react with this B part of oxygen that gives C part of carbon dioxide and D part of water. हमने फिर अब क्या करेंगे, now set equation must be formulated. तब हम देखेंगे इसमें कि कितने पार्ट, अब इस इक्वेशन में क्या मिलेगा, बहुत सारे इक्वेशन फॉर्म होंगे। तो जो क्या है, अब कार्बन के लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड में देखते हैं क्या है। वन रिएक्टेंट है, मतलब ए मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस विल कंटेन क्या है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बन, 6 ए कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दिस ग्लूकोज। प्रोडक्ट साइड में कार्बन मतलब C कार्बन प्रेजेंट है इन CO2 कंटेन C कार्बन एटम। तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो अगर ग्लूकोज साइड एंड CO2 ओनली दो ही में कार्बन प्रेजेंट है इस पूरे इक्वेशन में, तो देयरफॉर द फॉलोइंग इक्वेशन मतलब 6A, यहाँ 6A हो गया, 6A इक्वल टू क्या, C कार्बन यहाँ हो रहा है ना, CO2 में कितने C कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्लूकोज में 6A कार्बन प्रेजेंट है। तो दैट क्या इक्वेशन बनेगा, 6A इक्वल टू C। तो हमने कार्बन के लिए क्या इक्वेशन बनाया, 6A इक्वल टू C। वैसे ही हम फिर हाइड्रोजन का बनाएंगे, फिर ऑक्सीजन का बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चढ़ते हैं। अब क्या है, हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, इस में कितने स्पीसीज है, ए में 12 हाइड्रोजन है, मतलब दो ही है कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में इसमें है, प्रोडक्ट साइड में वाटर में है। तो यहाँ क्या है 12 ए मॉलिक्यूल में कितने हैं 12 और यहाँ पे डी, तो डी क्या है 2D, जो वाटर में है कितना कंटेंस है 2D, मतलब 2D है। तो इक्वेशन क्या बनेगा 12A इक्वल टू 2D। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा 6A इक्वल टू D। अब ऑक्सीजन के इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारा ऑक्सीजन क्या है, एक इसमें बी पार्ट में भी ऑक्सीजन है, सी में भी ऑक्सीजन है और डी में भी ऑक्सीजन है। तो एवरी स्पीसीज इन दिस केमिकल इक्वेशन कंटेन देयरफॉर द फॉलोइंग रिलेशन, क्या बनेगा इसमें ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन। तो इसमें 6A, ए मॉलिक्यूल में कितना बनेगा 6A, बी मॉलिक्यूल में कितना 2B, सी मॉलिक्यूल में 2C और डी मॉलिक्यूल में D। तो जब इक्वेशन बनेगा तो क्या होगा 6A प्लस 2B दिस इक्वल टू 2C प्लस D। ऑक्सीजन के लिए अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो क्या होगा 6A प्लस 2B दिस इक्वल टू 2C प्लस D। यहाँ एक ऑक्सीजन है D में, कार्बन में क्या है 2 ऑक्सीजन है,
यहाँ सी में, बी में क्या है 2 ऑक्सीजन है और ए के लिए 6 ऑक्सीजन है। तो इक्वेशन जो फॉर्मुलेट होगा 6A + 2B = 2C + D। अब हम अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब क्या है, अभी हमने जो हर एलिमेंट के लिए बनाया है तो उसमें क्या बना मिला था हमें 6A = C कार्बन में, 6A = D हाइड्रोजन में और 6A + 2B = 2C + D ऑक्सीजन के लिए। अब इसको हम अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, सबकी वैल्यू रखते हैं, अगर हम A को यूज करते हैं कि 1 है, अगर A को हम सबसे पहले 1 यूज करते हैं तो A को अगर 1 यूज करेंगे A तो 6C = क्या हो जाएगा 6 है, मतलब 6 × 1 6। D = क्या हो जाएगा, यहाँ D = क्या हो जाएगा 6 है, दैट इज 6। अब इस वैल्यू को अगर हम ABC जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमें मिला है D के लिए 6A + 2B = 2C + D, तो हमारे को ऑब्टेंड होगा क्या 6 × 1 + 2B = क्या हो जाएगा, अभी हमारे को आया ये 2 × 6 और D के लिए क्या आया 2 × 6 हो गया C के लिए और D के लिए 6। तो हमारा क्या हो जाएगा 6 + 2B = 12 + 6, 2B = क्या निकल के आएगा 12, दैट इज B = 6। हम अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जो हमारा ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बना है 6A + 2B = 2C + D, हमारे को सारे जब हम कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किए तो वहां हमें मिला 6A = C कार्बन के लिए, 6A = D हाइड्रोजन के लिए और 6A + 2B = 2C + D ऑक्सीजन के लिए। अब क्या करेंगे फर्दर, हम यहाँ A को मान लेते हैं कि वैल्यू 1 है, हम A को 1 मान के और अगर हम इस इक्वेशन में निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा D की वैल्यू आ जाएगी 6 × 1 मतलब 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा C की वैल्यू आ जाएगी 6 × 1 मतलब 6। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पे, तो 6 × 1 हो गया 2B, B की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, C की वैल्यू पता है तो 6 × 2 हो गया प्लस D की वैल्यू पता है 6 हो गया। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे क्या आया 2B = क्या आ जाएगा 12, 2B = क्या आ जाएगा 12 मतलब B = 6। तो it is important to note that these equation must be solved in manner that each variable is a positive integer। इस इक्वेशन में हमें ये देखना होता है कि जो वेरिएबल्स है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। इफ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड, अगर फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड हो रहा है तो द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बिटवीन ऑल वेरिएबल मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ ईच वेरिएबल। अगर हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है तो जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होगा वो ईच वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। दिस इज नेसेसरी बिकॉज द वेरिएबल होल्ड द वैल्यू ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं। तो अब हमारे को A, B और C की वैल्यू मिल गई। अब नाउ हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में A, B और C की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हमारे को इस में अगर हम सारे वैल्यू A, B, C की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A की वैल्यू हमारे को 1 मिला था, दिस इक्वल टू B की वैल्यू 6 आ गई, 6O2 हो गया, C की वैल्यू 6 था, 6CO2 हो गया
और डी की वैल्यू 6 निकला, वो भी 6s2 है। तो दिस, अब आप देखेंगे कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यहाँ पे कार्बन 6 है रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, कार्बन 6 हैं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 12। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 6 इंटू 2 12। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 6 प्लस 12 18। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 6 प्लस 6 इंटू 2 12 और 6 18, मतलब that means all atoms are balanced. This is the balance now obtained balanced chemical equation. The algebraic method of balancing chemical equation is considered to be more efficient than traditional method. However, it can yield fraction value. Stoichiometric coefficient must then convert to integer. अगर क्या है, जो algebraic method ट्रेडिशनल मेथड से आसान है, अगर हम सही तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं मैथ में, तो ये ज्यादा ही इफिशिएंट और आसान है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो उसको हमें सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने अभी आपको दो तरह से दिखाया कि एक ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन, दूसरा मेथड जो अलजेब्रिक मेथड से करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं इन दोनों मेथड से। एक एग्जांपल हमने अनबैलेंस इक्वेशन के लिए Al plus O2 that gives Al2O3। दिस इज अ अनबैलेंस इक्वेशन, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट साइड में अल्युमिनियम 1 है, यहाँ अल्युमिनियम 2 है, यहाँ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 3 है, दैट इज अनबैलेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो हमने बताया था दो मेथड है, पहला ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल में ऑलरेडी हमें इक्वेशन हमने अनबैलेंस लिख लिया है, तब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं हर एलिमेंट के। तो यहाँ पे अल्युमिनियम क्या है, एक अल्युमिनियम है, 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में 2 अल्युमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्युमिनियम को बैलेंस कर देंगे। अल्युमिनियम यहाँ 1 है, तो हम अगर 2 अल्युमिनियम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2Al, और ये प्रोडक्ट में भी 2Al हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करेंगे तो 2Al plus O2 दैट गिव्स Al2O3। अब क्या है, अल्युमिनियम बैलेंस हो गया। तो नाउ अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ अगर यहाँ हम 2 से करेंगे तो नहीं होगा बैलेंस, क्योंकि 2 2 4 होगा, और यहाँ भी फिर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 से करते हैं, 3 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, the oxygen must be balanced, there are 2 oxygen atom on the reactor and 3, so therefore must, हमें यहाँ 3 से कर देंगे तो 3O2 हो जाएगा अल्युमिनियम। तो 3A2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, देगा 2OL3। तो यहाँ पे हम आएगा ऑक्सीजन, फिर बैलेंस होगा, लेकिन हमारा क्या हो गया, अल्युमिनियम फिर से अनबैलेंस हो गया। तो हम इसके लिए अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो अल्युमिनियम फिर से अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस हो गया मतलब हमारे को प्रोडक्ट साइड में कितना मिल रहा है, अल्युमिनियम 4, और हमने बैलेंस जब किया था तो 2 था। मीन्स अगर हम फिर से अल्युमिनियम को 2 से वो कर दें, मतलब 4 अल्युमिनियम ले लें, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, मतलब 4Al plus 3O2 दिस गिव्स 2Al2O3। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अल्युमिनियम को फिर से बैलेंस कर देंगे। सिंस द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्या हुआ, तो हमने यहाँ ले लिया, डबल कर दिया, मैंने अभी आपको कहा था 2 कर लेंगे, तो यहाँ भी 2 4Al plus 3O2 हो गया 2Al2
O3 हो गया। तो अब हमारा इक्वेशन में क्या बैलेंस हो गया? रिएक्टेंट साइड में कितना है एल्युमिनियम? 4, ऑक्सीजन 6, प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम 4, ऑक्सीजन 6। दैट मीन्स दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। वैसे जनरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट असाइन करते हैं जनरली लास्ट में करते हैं, लेकिन इक्वेशन टू इक्वेशन ये चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि इक्वेशन किस तरह का है। अब देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड तो देख लिए, अब अलजेब्रिक मेथड से इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे जानते हैं। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक मेथड में क्या करते हैं, हम अलजेब्रिक वेरिएबल्स असाइन करते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन है Al प्लस O2, तो हमने Al के लिए वेरिएबल्स L लिखा, ऑक्सीजन के लिए B, और ये जो प्रोडक्ट है Al2O3 उसके लिए हमने C लिखे। अब हम इसमें अल्युमिनियम के लिए इक्वेशन जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ A मतलब रिएक्टेंट साइड में A इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में 2C, दो अल्युमिनियम है। और क्या है, ऑक्सीजन के लिए अगर हम बनाते हैं मतलब दो ऑक्सीजन मतलब 2B इक्वल टू यहाँ पे 3C। तो अगर हम एज्यूम करते हैं A इक्वल टू 1 तो हमें क्या निकल के आएगा, A इक्वल टू अगर 1 करते हैं, A इक्वल टू 1 करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्वल टू A बाई 2, C इक्वल टू A बाई 2। तो मतलब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 1 करेंगे तो 1 बाई 2। अब 1 बाई 2 हो गया तो 2B के लिए क्या आएगा, 2B के लिए 3 इंटू 1 बाई 2 मतलब 3 बाई 2 हो गया 2B के लिए। अगर तो B हो जाएगा 3 बाई 4। तो क्या है, वैल्यू हमारा क्या है, अभी फ्रैक्शन में आ गया, जो हमारा C का वैल्यू आया और B का वैल्यू आया ये सारे फ्रैक्शन में आ गए। तभी हमने कहा था कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में अगर फ्रैक्शन में आता है वो मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से सारे वेरिएबल्स को डिवाइड करते थे। इसमें लोएस्ट कॉमन कितने सब में क्या है, तो लोएस्ट कॉमन जो है वो 4 है। तो 4 को ए बी सी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए में 4 इंटू 1 4 हो गया, बी 3 बाई 4 इंटू 4, दैट मीन्स दिस 4 जो कट जाएगा तो बी इक्वल टू 3 आएगा, सी 1 बाई 2 इंटू 4 तो 2 हो जाएगा, दैट मीन्स सी इक्वल टू 2। अब ये ए बी सी की जो वैल्यू आई है ये हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इस अनबैलेंस इक्वेशन में। तो अनबैलेंस इक्वेशन में क्या था, ये ए एल, तो ए की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 4 एल हो गया, बी ओ टू तो बी की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 3 ओ टू हो गया, दैट गिव्स 2। सी की वैल्यू कितनी थी, सी थी, तो सी की वैल्यू कितनी आई है 2, 2Al2O3। अब देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे रिएक्शन साइड में 4 अल्युमिनियम है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 अल्युमिनियम है, रिएक्टेंट साइड में 6 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में भी 6 ऑक्सीजन है। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। तो ये क्या है, अलजेब्रिक मेथड है और सिंप्लीफाइड भी है। आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में इससे आगे पढ़ेंगे। और मैं फिर कहूँगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसको राइट डाउन करते हैं, राइट डाउन करने से आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी और इसीलिए हम स्लाइड को कुछ समय के लिए रोकते हैं हर स्लाइड को। तो अब समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।